इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्टिक्स, बोले तो प्रकाशिकी। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होगी सभी को हम लोग इसमें आज कवर करने वाले हैं। ये बेसिकली हमारा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिक्स है तो 11 होना चाहिए। ये हमारा 9th 10th का जहाँ भी रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में होता है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह फिजिक्स का ही एक भाग होता है जिसमें मूल रूप से प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश और द्रव के बीच में जो संबंध होता है उसी के बारे में अध्ययन करना हमारा प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहलाता है। इस सेशन में हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश की विशेषता, प्रकाश का वेग, माध्यम का अपवर्तनांक, फिर प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, दृश्य प्रकाश, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश तंतु, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवन, दर्पण, दर्पण के प्रकार, प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण के प्रकार, लेंस के प्रकार, मानव नेत्र, यहाँ पे आँख लिखा हुआ है, प्रकाशीय उपकरण, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला हमारा टॉपिक आता है प्रकाश क्या है। तो इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यह विद्युतीय चुंबकीय तरंग है जिसके संचलन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के द्वारा विकिरण उत्पन्न होता है। यह विकिरण परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात बोला जाए तो हमारे आंख पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे यदि बात करते हैं तो प्रकाश तरंग, कण और दोनों की प्रकृति उत्पन्न करता है। तरंग कण और तरंग, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, तरंग कण है और तरंग दोनों की प्रकृति उत्पन्न करता है। प्रकाश के कुछ तरंग महत्वपूर्ण होते हैं जैसे अपवर्तन, परावर्तन या विवर्तन, व्यतिकरण आदि। अब चाहे तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके लिए। तो प्रकाश का अपवर्तन एक रेखीय गमन प्रकाश की तरंग की प्रकृति की व्याख्या करता है। हालांकि प्रकाश का कुछ गुण प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रोपोशन प्रभाव के प्रकाश के फोटो सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रकाश तरंग की प्रकृति की व्याख्या करता है। तो उसके कण प्रकृति निष्क्रिय रहती है। जब वह कण की प्रकृति की व्याख्या कर रही होती है तो उस समय तरंग की प्रकृति निष्क्रिय होती है। प्रकाश के वेग के बारे में सर्वप्रथम रोमर नामक विद्वान ने या वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी। ये हो जाएगा रोमर। इनके अनुसार प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वह एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसे एनर्जी पैकेट्स भी कहा जाता है प्रकाश के कण को, तो हम लोग वो भी ध्यान रखेंगे। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की तरंग का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है। ग्रेमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने या विद्वान ने प्रकाश की तरंग के विवर्तन के बारे में जानकारी दी थी, तो ये भी जानेंगे विवर्तन किन के द्वारा विवर्तन के बारे में जानकारी दिया गया था। तो ये दिया गया था ग्रेमाल्डी नामक वैज्ञानिक के द्वारा। थॉमस यंग नामक विद्वान ने प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में जानकारी दिया था। तो प्रकाश का व्यतिकरण जो हो जाएगा वो दिए थे कौन, थॉमस यंग। मैक्सवेल नामक विद्वान ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का जानकारी दिया था। अब यदि आगे बात करते हैं तो चुंबकीय एवं विद्युत चुंबकीय बल का सम्मिलित प्रभाव ही प्रकाश की गति का मुख्य कारक होता है। इस सिद्धांत के
पश्चात मैक्सवेल ने बताया कि किसी स्रोत की सतह से प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे इकाई में होता है जिसे क्वांटम कहा जाता है। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के बारे में कहा, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के होते हैं जिसे फोटोन कहा जाता है। जैसे अभी हमने बात किया है एनर्जी पैकेट्स के रूप में, वही है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन को बंच ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। यहाँ पे बंच का मतलब गुच्छा नहीं समझेंगे, ग्रुप समझेंगे। फोटोन को बंच ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। अब यदि बात करते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में, तो ये हो जाता है हमारा कृत्रिम स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कृत्रिम स्रोत, प्राकृतिक स्रोत क्या है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के तारे शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जीव जंतु को भी प्रकाश स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे जुगनू। जुगनू जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती रहती है, वो भी क्या है, प्राकृतिक स्रोत ही है प्रकाश का। सभी तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है, जिसे सर्वप्रथम आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो E बराबर mc² सिद्ध किया था, उन्होंने उसी में दिया हुआ था। नाभिकीय विखंडन के समय निकलने वाले ऊर्जा के कारण द्रव्यमान में कमी होती है। सूर्य से प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल पर सेकंड ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसके कारण उसके द्रव्यमान में प्रति सेकंड 4 × 10⁹ kg% क्षति होती है। पृथ्वी का निकटवर्ती तारा सूर्य है, अर्थात सूर्य भी एक तारा है जो हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, जो लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो 4.3 लाइट ईयर दूर है हमारे से, या बोले तो पृथ्वी से। सूर्य से लगातार इसी प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन होते रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 अरब वर्ष बाद सूर्य श्वेत बोना तारा में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात सूर्य अपने अंत पर पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कृत्रिम स्रोत के बारे में। इसके अंतर्गत विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, माचिस, चंद्रमा, लैंप आदि को शामिल किया गया है। यहाँ पे चंद्रमा तो नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से टाइप हो गया। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, जैसे एक प्रतिदीप्त वस्तु, एक अदीप्त वस्तु। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है, प्रतिदीप्त वस्तु होता है, ये क्या करता है, इसके पास अपना प्रकाश होता है और यह स्वतः उत्पन्न करता रहता है। तो देख लेते थोड़ा सा, इसका अपना खुद का प्रकाश होता है, अपने ही प्रकाश से वह प्रकाशित होता है, जैसे सभी तारा। और यहाँ पे जो ट्यूबलाइट वगैरह है, यहाँ पे जलता हुआ ट्यूबलाइट बल्ब यदि होगा तो हो जाएगा वो प्रतिदीप्त वस्तु। आगे यदि बात करें हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, अदीप्त वस्तु के बारे में, इसे कह सकते हैं इसके अंतर्गत उस वस्तु को शामिल किया गया है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, मकान आदि, इस सब का अपना प्रकाश नहीं होता है। चाहे जो कोई भी वस्तु है, यदि अपना प्रकाश नहीं है तो वो अदीप्त वस्तु ही कहलाता है या अप्रतिदीप्त वस्तु कहलाता है। आगे बात यदि करें तो प्रकाश के आर पार या स्थानांतरण के आधार पर विभिन्न प्रकार के वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। इसको क्वेश्चन में पूछ देता है कि पारदर्शिता के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के हैं। तो पारदर्शिता के आधार पर वस्तु होता है हमारा 3 प्रकार का, वो क्या हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु, फिर अपारदर्शी और पारभासी या अर्धपारदर्शी, इसको पारभासी भी कहते हैं। चलिए इसे भी हम लोग जानते हैं। पहला हमारा है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी वस्तु। तो जिस वस्तु से क्या होता है, प्रकाश की किरण आर पार कर जाती है, तो उसे ही क्या करते हैं, पारदर्शी वस्तु। तो
इस प्रकार के वस्तु से प्रकाश को बिना रुके हुए आर पर जाने दिया जाता है, जैसे वायु, साफ पानी या जल, कांच आदि। ये सब क्या है? पारदर्शी वस्तु। इसमें प्रकाश का किरण रुकेगा नहीं, आसानी से आर पार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, अर्धपारदर्शी वस्तु या इसे पारभासी भी कहते हैं। इस प्रकार के वस्तु से प्रकाश की किरण कुछ मात्रा में अवशोषित कर लिया जाता है, अर्थात पार तो करता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, तथा कुछ को गुजरने दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक, घिसा हुआ कांच, रोटी भी हमारा होगा, हमारा स्किन भी होगा, गंदा पानी है, तेल लगा हुआ कागज़, तेल इत्यादि। ये सब क्या करता है? अर्धपारदर्शी वस्तु है, प्रकाश को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होने देता है। नेक्स्ट हमारा है अपारदर्शी वस्तु, ये प्रकाश को बिल्कुल नहीं जाने देता, जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार के वस्तु से प्रकाश की किरण को बिल्कुल रोक दिया जाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के धातु को रखा गया है, जो क्या करता है? लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाने देता, या अपने में से नहीं जाने देता है या गुजरने देता है। अब आते हैं, बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, प्रकाश की विशेषता के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति रखता है। निर्वात में इसका वेग 3.8 यहाँ पे उल्टा लिखा 3.8 मीटर पर सेकेंड का होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, जो कि माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यहाँ पे यदि बात हम लोग अपवर्तनांक का किए हैं तो आगे अपवर्तनांक का भी चर्चा कर ही लेंगे। एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश का ये भी जाने, ये क्या करती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है। दो प्रकाश का किरण पुंज एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है। प्रकाश का किरण पुंज यहाँ पे आ रहा है, तो किरण पुंज प्रकाश का 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समानांतर किरण पुंज, जिसमें क्या होता है? सबसे दूर जाने के लिए, सबसे लंबी यात्रा करने के लिए समांतर किरण पुंज का उपयोग किया जाता है, जिसे लेजर लाइट में हम लोग आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ठोस एवं द्रव में प्रकाश के परावर्तन का गुण पाया जाता है। अब यदि हम लोग बात करते हैं प्रकाश का वेग के बारे में, प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश तरंग के बारे में सर्वप्रथम रोमर नामक विद्वान ने बताया था, हमने अभी भी जाना है, जबकि द्रव में प्रकाश का वेग फोकल्ट ने बताया था। प्रकाश के वेग निर्वात की तुलना में अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, जो कि माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, उस माध्यम को उतना ही सघन माध्यम कहा जाता है, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। हम लोग वैसे भी जानते हैं, यदि डेंसर मीडियम है तो कुछ भी चीज़ यहाँ से गुजारनी होती है तो दिक्कत करना पड़ता है, तो वही हाल यहाँ पे लाइट का हो जाता है, सघन माध्यम से आराम से नहीं वो पास कर पाता है। नेक्स्ट है निर्वात की तुलना में वायु का प्रकाश का वेग 0.03% कम होता है। अब कुछ माध्यम में यहाँ पे प्रकाश का वेग दिया गया है, हम लोग उसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि माध्यम यहाँ पे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का वेग है। जल में 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का जो तेल है उसमें 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नाइलॉन है उसमें 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और काला नमक है उसमें या रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। हालांकि हमेशा ये पूछा जाता है निर्वात में और जल में कि किस में सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक रखेंगे हमारा वैक्यूम में, और उसके बाद जो कमी है वो हमारा जल में होगा। हालांकि आप चाहे तो सभी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग या माध्यम में प्रकाश का वेग, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट जो हमारा है कुछ माध्यम में
रिफ्लेक्स इंडेक्स ऑफ लाइट इन सम मीडियम, कुछ माध्यम में प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे है निर्वात का एक होता है, वायु का 1.008, फिर वाटर का हमारा 1.33, ह्यूमनाइज का भी 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.4। ये अपवर्तनांक है सभी माध्यम का। यहाँ पे हमें पूछा जाता है जनरली जल का ही पूछा जाता है और हीरा का पूछा जाता है जिसका 2.42 होता है। कांच का अपवर्तनांक होता है हमारा 1.5, क्राउन कांच का होता है 1.52, फिल्टन कांच का होता है 1.65 और रूबी का होता है 1.71, जबकि नीलम का होता है 1.77 और डायमंड का होता है हमारा 2.42। तो ये भी पूछा जाता है कि सभी पदार्थों में सबसे अधिक अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, और किस चीज़ का होता है तो वो होता है हमारा डायमंड का होता है। तो डायमंड और वाटर को हमेशा से याद रखेंगे, यही पूछा गया है अभी तक और जनरली पूछा भी यही जाता है। नेक्स्ट हमारा है फिल्टन कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है, साथ ही दूरबीन या कैमरा का लेंस भी इसी से बनता है, वो फिल्टन कांच से। क्राउन कांच का प्रयोग चश्मा का लेंस बनाने में किया जाता है, जबकि फुक्स कांच का प्रयोग चश्मा का लेंस बनाने में इसका भी किया जाता है, क्राउन कांच और फुक्स कांच का। बोटास कांच का प्रयोग अधिक ताप पर गर्म करने वाला कांच का बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में परख नली बनाने में किया जाता है। ये तो सिंपल है, पायरेक्स कांच है और प्रयोगशाला में इसका उपयोग है, याद करने के लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट जो हमारा है अगला पॉइंट वो है ठोस, द्रव और गैस में ठोस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और गैस का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अतः प्रकाश का वेग ठोस माध्यमों में सबसे कम होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा आपतित किरण आई, यहाँ पे परावर्तित हो गई, ये अभिलंब रहा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ निकल के आता है। जैसे आपतन कोण निकल के आया, यहाँ पे इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा मिरर रहा। तो प्रकाश के परावर्तन का फिगर कुछ इस तरह से बनता है, या इसे क्या कहा जाता है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो उस सतह के द्वारा प्रकाश की किरण को उसी माध्यम में लौटा दिया जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण पर के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण यही जो बनाया गया है, ये समतल दर्पण पे है, इसको प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख भी कहते हैं, रे डायग्राम भी बोला जाए तो इतना जल्दी से बना देना है, तो ये हमारा रे डायग्राम हो जाता है। चलिए आगे बात करें हम लोग प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु उसकी तीव्रता एवं आयाम बदल जाते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन जब जाने तो उसके लॉज को भी जान लेते हैं, उसका नियम क्या है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है या एक ही सतह पे होता है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ हमारा है आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का बराबर होता है, या सीधी सी बात से कहे तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई जो होगा हमारा ये इक्वल टू होगा, ये बराबर होगा एंगल आर का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है, देख रहे हैं ये हमारा अभिलंब है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से
दूर भागती है। तो हमें ये इस भी बात को ध्यान रखना होगा। ये प्रकाश के अपवर्तन के लिए किरण आरेख, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि हमें बनाने में भी मदद मिल सके। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, हम लोग इसे भी देख लेते हैं। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में थोड़ी सी विचलन आती है या थोड़ी सी दुविधा होती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब की ओर जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण हमेशा अपवर्तन कोण से बराबर होता है, अर्थात एंगल आई जो होगा हमेशा एंगल आर से बड़ा होगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर भाग जाती है और इस स्थिति में आपतन कोण हमेशा अपवर्तन कोण से छोटा होता है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं, जानेंगे अगला पॉइंट हमारा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है किंतु उनकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसके लॉज को भी जानेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का क्या नियम है। तो इसके भी परावर्तन की तरह ही दो ही नियम होते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं, या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है। ये तो पहला लॉज है। बदलाव आता है हमारा दूसरा नियम है, तो वो है किसी दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक होता है या नियतांक होता है, स्थिर होता है। जैसे साइन आई, इसको कभी कभी लिख देता है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे बताया गया है दोनों इक्वल है, जहाँ की साइन आई क्या है, कांस्टेंट है। और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। परावर्तन के दूसरा नियम है, उसे स्नेल का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है। अब एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डेली लाइफ, हमारे जो है सो दैनिक जीवन में इसका क्या उदाहरण है वो भी हम लोग जान लेते हैं। रात के समय तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से कुछ समय पहले या सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी आसमान में सूरज का दिखना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूरज का लाल रंग का दिखाई देना, ये सभी ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यदि पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दिन एवं रात की कुल अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु दिन की अवधि छोटी एवं रात की अवधि बड़ी हो जाएगी। कुआं, नदी, तालाब या अन्य स्रोत की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम महसूस होती है। इन्हीं के कारण क्या होता है, ये मछुआरों को जल में मछली पकड़ने में कठिनाई होती रहती है, क्योंकि मछली तो दिखाई देती है ऊपर है लेकिन वो रहती है नीचे। पानी में डूबा हुआ वस्तु गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम महसूस होती है। यही कारण है जब मछुआरा मछली पकड़ता है तो मछली से थोड़ा आगे निशाना लगाता है। नेक्स्ट हमारा है, पानी में आंशिक रूप से डूबा हुआ कोई चम्मच किनारे से देखने पे थोड़ा झुका हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई देता है। पानी के तल पर रखे वस्तु को किनारे से देखने पर थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे हम लोग चाहें तो एक गिलास में सिक्का को डुबा के उसे देख सकते हैं। हमारा जो विजुअल लाइट है, दृश्य प्रकाश 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे
कम होता है, अतः बैंगनी रंग का वेग कम और लाल रंग का वेग अधिक होता है। लाल रंग का वेग एवं तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, यह सबसे अधिक होता है, जबकि आवृत्ति, अपवर्तनांक, विक्षेपण, प्रकीर्णन और ऊर्जा न्यूनतम होती है। बैंगनी रंग का वेग एवं तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, जबकि आवृत्ति, अपवर्तनांक, विक्षेपण, प्रकीर्णन एवं ऊर्जा ये सभी अधिक होता है या सर्वाधिक होती है। अब यदि बात करते हैं TIR के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, तो इसे ही मृगमरीचिका भी कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि रोड पे जा रहे हैं, लगता है कि आगे सड़क पे गड्ढा है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो इसे मृगमरीचिका भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो वह अभिलंब से दूर होने लगती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसके संगत अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। उसी कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक किया जाए तो उसके संगत अपवर्तन 90 डिग्री से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिस कारण प्रकाश की किरण माध्यम में आती है और उसी में लौट जाती है। मृगमरीचिका से एक घटना याद आया। जंगल में मृग जो है वो इसी बहाने रेगिस्तान में लगता क्या है, पानी है, पानी पीने आती है और शिकारी जो है सो देख लेते हैं, उसे मार देते हैं। इसी के कारण इसका नाम मृगमरीचिका पड़ा। लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है और रोड पे भी हम लोग इसे देख सकते हैं, लगता है आगे कहीं गड्ढा है, इस पर पानी गिरा हुआ, तो हिरन आराम से आती है पानी के पीने के चक्कर में और वो मारी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन आवर डेली लाइफ, इसका जो हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, क्या उपयोग है, उसके बारे में देखते हैं। पानी में डूबी हुई प्रखनली का चमकना, कांच में आए दरार का चमकना, रेगिस्तानी क्षेत्र में मरीचिका बनना, हीरा का चमकना, बरसात के समय आसमान में इंद्रधनुष का बनना, ये सभी कारण क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। हीरा का चमकना भी यही है, क्योंकि इसमें एक बार लाइट जाती है तो आपस में वो अंदर में ही घूमती रह जाती, इसलिए हीरा चमकता है। अब मरीचिका कैसे बनती है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मरीचिका प्रकाश के अपवर्तन के साथ साथ प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, या इसे प्रकाशीय भ्रम भी कहते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसमें प्रक्षेप अस्तविहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य प्रकार के विवरण को देखता है और वस्तु के प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत पर की जाती है। तो यही घटना क्या कहलाती है? मृगमरीचिका भी कहलाती है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, प्रकाश तंतु कांच का बना एक पतला पाइप होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की पतली तारें लगी होती है, जिसका प्रयोग संचार के क्षेत्र में शरीर के आंतरिक परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर लेजर किरण को भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, इसका उपयोग आजकल हम लोग संचार के क्षेत्र में इंटरनेट को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुँचाने के लिए भी करते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट होता है। लेजर किरण और मोनोक्रोमैटिक एक वर्णी होता है जिसका प्रयोग दूर दूर तक प्रकाश को भेजने के लिए किया जाता है।
अब बात करते हैं हम लोग रेनबो के बारे में। इंद्रधनुष। वर्षा के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश के कारण 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम वृत्ताकार या वृत्त के चाप के आकृति में दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है या सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग हैं: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इंद्रधनुष सूर्य से प्रकाश का पानी की बूंदे से अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण बनता है। इंद्रधनुष मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ये होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक जो होता है अत्यधिक चमकीला और कुछ देर के लिए अस्थायी होता है, जबकि द्वितीयक होता है वो अस्थायी नहीं होता है और धुंधला भी होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यह हमारे आंखों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग तथा सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष इसी का उल्टा होता है। उसका प्राथमिक जो है रंग बैगनी और सबसे नीचा लाल रंग का होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में प्रकाश का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा 2 बार अपवर्तन होता है। इसमें लाल रंग नीचे तथा ऊपर में बैगनी रंग होता है और यह धुंधला होता है। हमने अभी भी इसे भी जाना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में। क्या है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब इसी रंग को एक पट्टी पे प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे वर्णपट भी कहा जाता है और ये रंग विबग्योर के रूप में होता है या बैनी आह पिनाला करके भी हम लोग याद कर सकते हैं। देखते हैं, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और जिस सतह पर रंग विभक्त होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जहां इस 7 रंगों को स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तो वह प्रकाश के 7 रंग में विभक्त होने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो सिंपल सा है ही। स्पेक्ट्रम में आधार तल से ऊपर जाने पर विभिन्न रंगों ऊपर चित्र में भी विभिन्न जो रंग बन जाता है वो ऊपर चित्र से समझाया गया है। यहाँ पे हम बगल में भी दिया गया है, इसे भी देख लेंगे थोड़ा सा। स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग आधार तल पर रहता है, जबकि ऊपर में लाल रंग रहता है और उसका विक्षेपन भी सबसे कम होता है। यहाँ पे ना वायलेट नीचे और रेड सबसे ऊपर। वर्ण विक्षेपण का सबसे प्रमुख कारण प्रकाश के किरण के अलग अलग अपवर्तनांक को माना जाता है, अर्थात कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक कम एवं बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। बरसात के दिनों में जब सूर्य का प्रकाश बरसात के बिंदु पर पड़ता है तो अपवर्तन होने के कारण वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप यह 7 रंग बढ़ जाते हैं। अब प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में जानते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में स्थित धूलकण के द्वारा प्रकाश की किरण को चारों दिशा में फैला दिया जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में रैले नामक वैज्ञानिक ने बताया था
प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, जिसके अनुसार तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। ठीक इसके विपरीत जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होता है या ज़्यादा होगा। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में विस्तृत जानकारी दिया, जिसे रमन प्रभाव कहा गया, जो आधुनिक भौतिकी से संबंध है। इस आधार पर इन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे हमारा है एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डेली लाइफ। प्रकाश के प्रकीर्णन का दैनिक जीवन उदाहरण: सूर्यास्त एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, आसमान एवं समुद्री जल का नीला दिखाई देना, अंतरिक्ष या चंद्रमा की सतह से आसमान का रंग काला दिखाई देना, क्योंकि चंद्रमा या अंतरिक्ष पर वायुमंडल न होने से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो प्रकाश तरंग उस अवरोध के किनारे मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ध्वनि तरंग के समान ही प्रकाश का विवर्तन भी होता है, किंतु प्रकाश में विवर्तन स्पष्ट महसूस नहीं होता है, जबकि ध्वनि में विवर्तन स्पष्ट महसूस होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का निर्माण करती है। परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंग के आयाम से भिन्न होता है। चूंकि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कुछ स्थानों पर न्यूनतम अथवा शून्य होती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम यंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसके लिए निम्नलिखित का होना जरूरी है: एक ही स्रोत से उत्पन्न होकर समान दिशा में गति करना चाहिए, उसकी आवृत्ति भी समान होनी चाहिए, उसका आयाम समान होना चाहिए और प्रकाश का कलाबद्ध ही होना जरूरी है। किसी खास बिंदु पर जब प्रकाश की तीव्रता अधिक महसूस होती है तब उस घटना को समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। जब
उसकी तीव्रता कम महसूस होती है, तब इस घटना को विनती व्यतिकरण कहते हैं। अब प्रकाश के व्यतिकरण के कुछ उदाहरण जानते हैं। सीडी या डीवीडी प्लेट पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह रंगीन दिखाई पड़ता है। जल की सतह पर फैले हुए तेल या पेट्रोलियम पदार्थ प्रकाश पड़ने पर रंगीन दिखाई देता है। ये भी प्रकाश के व्यतिकरण का ही उदाहरण है। साबुन के बुलबुले पर प्रकाश डालने से वह रंगीन दिखाई देता है। ट्रेविडियम ल्यूसिडियम के कारण रात्रिचर जंतु का आंख पर प्रकाश, जो रात में चलने वाले जंतु हैं, आंख पर प्रकाश डालने पर उसका आंख चमकता है। नेक्स्ट है प्रकाश का ध्रुवन। सामान्यतः जो प्रकाश हमारे आसपास रहता है, जैसे सूरज या बल्ब का प्रकाश, ये सभी ध्रुवन प्रकाश है। क्योंकि यह प्रकाश किरण और ध्रुवीय प्रकाश को किसी न्यूक्लियस प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो यह प्रकाश किरण सभी दिशा में न फैलकर किसी खास दिशा में फैल जाती है, तो इस प्रकार को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। प्रकाश के ध्रुवन को 3D, 4D, 9D सिनेमा में दिखाने के लिए यूज इसका किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तु का रंग। कोई वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है, इसका अर्थ है उस वस्तु के द्वारा उस रंग के प्रकाश को परावर्तित किया जाता है या किया गया है। अर्थात किसी वस्तु का रंग परावर्तित प्रकाश पर ही निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु पर पड़ने वाला श्वेत प्रकाश को वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो वह वस्तु काले रंग का दिखाई देता है। किंतु यदि किसी वस्तु के द्वारा श्वेत प्रकाश को परावर्तित कर दिया जाता है, तो वह वस्तु हमें सफेद रंग का दिखाई देता है। लाल गुलाब के फूल को श्वेत रंग के प्रकाश में देखने पर गुलाब की पंखुड़ियाँ लाल रंग का और पत्ती हरे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि पंखुड़ी श्वेत प्रकाश में केवल लाल रंग को परावर्तित करती है और शेष रंग को अवशोषित कर लेती है। लेकिन जब पत्ती के द्वारा हरे रंग का परावर्तन और शेष रंग का अवशोषण कर लिया जाता है, इस लाल गुलाब के फूल को लाल रंग के प्रकाश में देखा जाए तो पंखुड़ियाँ लाल रंग ही दिखाई देती है, लेकिन पत्ती काली रंग की दिखाई देती है, क्योंकि पत्ती के द्वारा लाल रंग को अवशोषित कर लिया जाता है। इस फूल को हरे रंग के प्रकाश में देखने पर पंखुड़ी काले रंग का और पत्ती हरे रंग का दिखाई देती है। हमने अभी अभी इस बात को ही जाना है इस पॉइंट में। इसके अतिरिक्त किसी भी रंग के प्रकाश में देखने पर पंखुड़ी एवं पत्ती दोनों काले रंग का ही दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं रंग। तो रंग 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग को प्रकृति से सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत लाल, नीला एवं हरा को रखा गया है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। द्वितीयक रंग को 2 प्राथमिक रंग को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत मेजेंटा मतलब नीला और लाल को मिला के पीला एवं गहरा नीला रंग को प्राप्त किया जाता है। तीसरा है संपूरक रंग को तीनों प्राथमिक रंग या तीनों द्वितीयक रंग से मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल श्वेत रंग को ही रखा गया है। अब हमारा आता है दर्पण, मिरर। दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह रंगा हुआ होता है, जबकि दूसरा सतह परावर्तक सतह होता है। दर्पण को रंगने के लिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 या लूनर कास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसी का प्रयोग मतदान के दौरान मतदाता के नाखून पर चिन्ह लगाने के लिए भी किया जाता है। प्लस पोलियो अभियान के दौरान बच्चों को दवा पिला देने के बाद चिन्ह लगाने के रूप में किया जाता है। धोबी के द्वारा कपड़ा पर चिन्ह लगाने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को हमेशा रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश के द्वारा अपघटित हो जाता है। अब आते हैं दर्पण के प्रकार के बारे में। तो दर्पण हालांकि 3 प्रकार के होते हैं, समतल, गोलीय और
परवलयिक, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः इसका तो ज़्यादा चर्चा नहीं रहता है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का हमेशा से पूछा जाता है, तो इसे यहाँ पे लिया गया। तो पहला हमारा है प्लेन मिरर। तो इस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। अब इसकी कुछ विशेषता जान लेते हैं। तो इस दर्पण की प्रमुख विशेषता, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, आभासी एवं सीधा बनता है। काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है, जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। यदि प्रकाश का किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से फैलती हुई महसूस होती है, तो उस बिंदु का वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जब प्रकाश का किरण परावर्तन अपवर्तन के पश्चात किसी वस्तु पर किसी बिंदु पर आकर केंद्रित होता हुआ महसूस होता है, तो वह बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण की घटना होती है। जैसे कि हम दर्पण के सामने अपना बायां कान छुए तो हमें लगता है हम अपना दाहिना कान छू रहे होते हैं। अर्थात यदि दर्पण के सामने कोई व्यक्ति बायां हाथ हिलाकर संकेत देता है, तो दर्पण में उसके प्रतिबिंब का दायां हाथ हिलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट हमारा है, किसी समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के कुल लंबाई का कम से कम आधे लंबाई का दर्पण होना जरूरी होता है। यदि समतल दर्पण के सामने वस्तु की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की चाल 2 गुना मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यदि दर्पण के सामने किसी वस्तु को a डिग्री कोण से घुमाया जाता है, तो दर्पण में उसकी प्रतिबिंब 2a डिग्री कोण से घूमता हुआ प्रतीत होता है। दो समतल दर्पण को समांतर रखकर उसके बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है, तो दर्पण में उस वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। यदि दो समतल दर्पण को a डिग्री कोण पे रखने से उसमें बना प्रतिबिंब 360 डिग्री बाय a डिग्री होता है। इसका मान हमेशा विषम संख्या में आना चाहिए। यदि इसका मान सम संख्या आता है, तो उसमें 1 घटाकर प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। अब दर्पण का क्या उपयोग है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। दर्पण के उपयोग, चेहरा को देखने में पेरिस्कोप में, कैलेडोस्कोप में या वायोस्कोप में। पेरिस्कोप का प्रयोग पानी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हालांकि सबमरीन में ही किया जाता है मेनली, जिसमें समतल दर्पण को 45 डिग्री कोण पर झुकाकर रखा जाता है। बहुदर्शी कैलेडोस्कोप में दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर झुकाकर रखा जाता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत क्षमता और 0 और रेखीय आवर्धन में 1 होता है। अब बात करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक हिस्सा होता है, उसे ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण का भी एक सतह रंगा हुआ होता है, जो कि रजजित भाग कहलाता है, और बाकी अब गोलीय दर्पण में क्या होता है, इसके प्रकार जाने तो यह 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहले हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका उभरा हुआ भाग होता है वो रंगा हुआ होता है, और धंसा हुआ भाग इसका परावर्तक सतह होता है। देखते हैं डिफिनीशन से। वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ होता है, जबकि अंदर वाला भाग परावर्तक सतह होता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है। अतः इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे अपसारी होगा, अभिसारी हो गया, अपसारी दर्पण कहते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। सर्च लाइट एवं गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में परवलिक अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर प्लेट और सोलर कुकर बनाने में, नाक, कान और, या सीधी सी बोले तो डॉक्टरी चश्मा के रूप में, सेविंग करते समय चेहरा देखने में, या हजामती दर्पण के रूप में, परावर्तक दूरबीन में। विश्व का सबसे बड़ा परावर्तक दूरबीन कैलिफोर्निया में लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसका अंदर वाला भाग क्या होता है, रजिस होता है, और बाहर वाला भाग परावर्तक सतह होता है, उसे भी जानते हैं। वैसा दर्पण जो खोखले गोले का हिस्सा है और इसके अंदर वाला भाग रजजित होता है और बाहरी भाग परावर्तक सतह होता है, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। यह अनंत से आने वाली प्रकाश को परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु से फैला देती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अभिसारी हो जाएगा, फैलाती नहीं है, किसी एक बिंदु पर फोकसित कर देती है। ये पॉइंट गलत टाइप हो गया, इसे फोकसित कर देती है किसी एक जगह पे, तो इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है इसका उपयोग। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी पर लगे सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में, तीखा मोड़ वाले सड़क या पर्वतीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में आ रही गाड़ियों को देखने के लिए सड़क के किनारे बड़े बड़े दर्पण लगाए थे, हाँ ये भी होता है। बड़े बड़े मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए ये सभी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब दर्पण में ध्रुव की चर्चा करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, और यही सेम कंडीशन हमारा आ जाता है लेंस में भी, लेकिन वहाँ पे अलग बात है, प्रकाशीय केंद्र वगैरह होता है, सिर्फ प्रकाशीय केंद्र चेंज होता है, लेकिन ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है पोल। आगे हमारा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस पर अभिलंब होती है, और यह रेखा जो मिलाया जाता है इसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे हमारा है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसके त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला हमारा है फोकस, या इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस बिंदु से फैलती हुई महसूस होती है उसे ही मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे एफ से सूचित करते हैं। अब यदि बात करते हैं फोकस दूरी की, तो ये होता है गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। अब हमारा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/u बराबर 1/v इक्वल टू 1/f, जहाँ पे u वस्तु की दूरी होती है, v प्रतिबिंब दूरी होती है और f फोकस दूरी होती है। दर्पण में प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन के रूप में वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है और m इक्वल टू -v/u हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यदि रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। यदि रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है, जबकि रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अब बात करते हैं लेंस के बारे में। एक कांच के दो टुकड़े को मिलाकर तैयार किया जाता है, अर्थात एक या एक से अधिक गोली सतह से मिलाकर तैयार किया गया पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस भी दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बात करें उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के बारे में, तो वैसा लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। लेंस के बारे में बात ये होती है कि उसमें फोकस दो होता है और बीच में जो वहाँ पे वक्रता केंद्र हो रहा था यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होता है। जो दर्पण में वक्रता केंद्र, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होता है। उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, इसे ही अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को तीन भागों में बांटा गया है। उभयोत्तल लेंस, इस लेंस का दोनों सतह उत्तल ही होता है। हमारे आंख में पाया जाने वाला लेंस इसी प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हमारा समतलोत्तल लेंस। इस लेंस का एक सतह उत्तल होता है जबकि दूसरा सतह समतल होता है। और तीसरा हमारा अवतलोत्तल लेंस। इस लेंस का एक सतह उत्तल तथा दूसरी सतह अवतल होता है। ये तो लेंस से बना फिगर है तो ये हमें उतना नहीं पूछा जाता है तो उस पर ध्यान नहीं रखेंगे। बात करिए यदि हम लोग अवतल लेंस के बारे में, तो वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग धंसा हुआ और किनारे वाला भाग फैला हुआ रहता है उसे अवतल लेंस कहते हैं।
और इसमें भी 2 फोकस होते हैं। इस लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से फैलती हुई महसूस होती है, अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस भी 3 भाग में बांटा होता है या 3 प्रकार का होता है। उभयावतल, तो इस लेंस का दोनों सतह धंसा हुआ होता है, तो ये उभयावतल लेंस होता है। नेक्स्ट हमारा है समतल अवतल लेंस। तो वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल हो तथा दूसरा सतह एक सतह अवतल हो तथा दूसरा सतह समतल हो, तो उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। तीसरा हमारा है उत्तलावतल। इस लेंस का एक सतह अवतल और दूसरा सतह उत्तल होता है। अब इससे भी इमेज की प्रकृति है जो जानेंगे कभी अगले वीडियो में। बात करते हैं हम लोग यदि लेंस की क्षमता के बारे में, तो यह फोकस दूरी का उल्टा होता है जिसे P से सूचित किया जाता है, अर्थात लेंस की क्षमता 1/P इक्वल टू होता है ये हमारा F। लेंस की क्षमता का विलोम ही लेंस का फोकस कहलाता है। लेंस की क्षमता को D से सूचित करते हैं और इसका मात्रक डायप्टर होता है। अब थोड़ा हम लोग जाने ह्यूमन आई के बारे में। यह हमारा आँख कैमरा की तरह कार्य करता है, यह प्रकाशीय यंत्र है, लेकिन कैमरा के विपरीत आँखों में बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1/16 सेकेंड से 1/17 सेकेंड तक ही रहता है, जिसे ही दृष्टि निर्बाध कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ की फैक्टर्स है उसको भी जान लेते हैं। मानव नेत्र बाहर से एक कठोर एवं अपारदर्शी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं या दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे पाई जाने वाली झिल्ली को रग पटल कहते हैं या कहा जाता है। दृढ़ पटल आगे में एक उभरा पारदर्शक झिल्ली से जुड़ा रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसको कॉर्निया में रक्त नलिका नहीं पाया जाता, अतः मरने के बाद भी यह कॉर्निया 48 से 72 घंटे तक जीवित रहता है। यही कारण है कि नेत्रोद के समय कॉर्निया को दान दिया जाता है। नेत्रदान के समय, नेत्रोद नहीं। कॉर्निया जीवित कोशिका का बना होता है जिसका मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना है। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे परितारका कहते हैं। मानव नेत्र का रंग आइरिस द्वारा निर्धारित किया जाता है। मानव नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा आइरिस के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। आइरिस के मध्य में एक छिद्र पाई जाती है जिसे नेत्र तारा या पुपिल कहते हैं। इसी नेत्र तारा के द्वारा प्रकाश का किरण लेंस तक पहुंचता है, अर्थात नेत्र लेंस तक पहुंचता है। अधिक प्रकाश में यह नेत्र तारा सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में यह नेत्र तारा फैल जाता है। मानव नेत्र का आकार अंडाकार होता है जिसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। आइरिस के पीछे सिलियरी मांसपेशी से झूलता हुआ एक लेंस होता है। सिलियरी मांसपेशी का निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर के एंडोडर्म कोशिका के द्वारा होता है। इसी सिलियरी मांसपेशी के कारण आँखों की समंजन क्षमता का नियंत्रित किया जाता है। जब उम्र बढ़ने के बाद सिलियरी मांसपेशी में कमजोरी हो जाती है तो हमारी आँख में पाए जाने वाला लेंस की समंजन क्षमता प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण आँख में एक दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट और दूर दोनों की वस्तु में देखने में कठिनाई होती है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसमें नीचे उत्तल और ऊपर अवतल लेंस लगा होता है। जब कॉर्निया का आकार ठीक गोल नहीं होता तो हमारे आँख में एक दृष्टि दोष हो जाती है जिसे दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता कहते हैं। इस दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्षैतिज अवस्था में रखा वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई
देता है, किंतु ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अवस्था में रखा वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस के खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। इन्होंने ही तड़ित चालक की खोज भी की थी। मानव नेत्र का पिछला भाग रेटिना कहलाता है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा एवं आकार में छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब ऑप्टिकल नर्व के द्वारा विद्युत संकेत के रूप में मध्य मस्तिष्क के कॉर्पोरा क्वाड्रिमेजिना तक पहुंचता है, जिसके द्वारा पुनः विद्युत संकेत को प्रतिबिंब के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। इस प्रतिबिंब का विश्लेषण अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। रेटिना पर दो प्रकार के तंतु पाया जाता है, जिसे रॉड या छड़ कहा जाता है। रॉड या छड़ प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, जबकि शंकु रंग के लिए संवेदी होता है। रात्रिचर मतलब रात में जो चलने वाले जंतु हैं, रात्रिचर जंतु के रेटिना पर पाए जाने वाला रॉड अधिक संवेदी होता है। अब हम लोग जानते हैं वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। वर्णांतता से ग्रसित रोगी के रेटिना पर पाए जाने वाला शंकु प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण प्रभावित व्यक्ति को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वर्णांतता एक आनुवंशिक रोग है, जिसका अप्रभावी जीव एक्स गुणसूत्र पर सजा होता है। इस रोग का वाहक महिलाएं होती है, जबकि यह रोग पुरुषों में भी होता है। रेटिना एवं लेंस के बीच में उच्च अपवर्तनांक वाले द्रव पाया जाता है, जिसे कचाव द्रव भी कहा जाता है। रेटिना के मध्य दो बिंदु पाई जाती है, जिसे पित्त बिंदु और कृष्ण बिंदु कहते हैं। अब येलो स्पॉट क्या होता है? पित्त बिंदु। यह प्रकाश का सबसे अच्छा सुग्राही होता है, जबकि कृष्ण बिंदु प्रकाश का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। लेंस को लटकाने वाली सिलियरी मांसपेशी, जिसमें 6 मांसपेशियां पाई जाती है, इस बिंदु के द्वारा आंखों की समंजन क्षमता निर्धारित किया जाता है। किसी वस्तु का अस्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम आंख को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, जिसे निकट बिंदु कहते हैं। किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए अधिकतम दूरी पर कोई सीमा नहीं रखा गया है, जिसे अंतिम बिंदु या फार पॉइंट कहा जाता है, जो अनंत पर होता है। मानव नेत्र से संबंधित जो प्रमुख रोग है वो है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसका कारण जो होता है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से उसकी फोकस दूरी में कमी एवं नेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, क्योंकि अधिकतम दूरी अनंत से घट जाती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करेंगे तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। इस दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है एवं निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका कारण जो सो नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है या कम हो जाता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से उसे ही फोकस दूरी में वृद्धि एवं क्षमता में कमी हो जाती है। इस दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति में प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, क्योंकि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। इसके निवारण के उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष का निवारण तो यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जरा दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता पर
सिलियरी मांसपेशी द्वारा प्रभाव पड़ता है। यह सिलियरी मांसपेशी 6 मांसपेशी का बना होता है। जब इस मांसपेशी में कमजोरी आ जाती है तो लेंस की समंजन क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसे दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अबिंदुकता। इसका मुख्य कारण कॉर्निया का ठीक से गोलाकार नहीं होना है, जिसके कारण क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तथा खड़ा अवस्था में यह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मानव नेत्र के भीतर पाए जाने वाले जलीय द्रव एवं विट्रियोस ह्यूमरस के द्वारा जब नेत्र गोलक दांव पर लगाया जाता है तो हमारी आंख में एक रोग हो जाता है जिसे ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद कहते हैं। इसका सफल इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। हमारे आंख का क्षैतिज दृष्टि 150 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि दोनों आंख का क्षैतिज दृष्टि 180 डिग्री का कोण ही बनाता है। कुछ ऑप्टिकल डिवाइस है उसके बारे में जानते हैं, जैसे हमारा कैमरा। इसमें उत्तल लेंस की मदद से किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है जिसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के आकार का होता है, वस्तु से छोटा होता है। कैमरा में एक फोटोग्राफिक प्लेट का उपयोग किया जाता है जो कि प्लास्टिक का बना होता है, जिस पर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड एवं जिलेटिन का पेंट किया जाता है। जब उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन के पश्चात प्रकाश का परावर्तन इस प्लेट पर पड़ता है तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सिल्वर ब्रोमाइड अपघटित हो जाती है, जिसे हाइपो के घोल में डालकर प्रतिबिंब तैयार किया जाता है। हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थोथा सल्फेट होता है, Na2H2O3 और 5H2O होता है। कैमरा में बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। नेक्स्ट हमारा है सूक्ष्मदर्शी। इस प्रकाशीय यंत्र के द्वारा सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है: सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। पहला है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे आवर्धक लेंस भी कहा जाता है। ये इस तरह का कुछ दिखता है। इसमें बना वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। जब उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब प्रथम फोकस के पीछे काल्पनिक एवं सीधा और बड़ा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के अंतर्गत कहा गया है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसका आवर्धन m+d/f होता है, किंतु जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से अनंत पर बनता है तो उसका प्रतिबिंब m=d/f होता है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके खोज जे जॉनसन और जेड जॉनसन ने किया था। इसमें भी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। वस्तु के पास जो उत्तल लेंस लगा होता है उसे ऑब्जेक्ट या अभिदृश्यक कहा जाता है और जो आंख के पास लगा होता है उसे नेत्रिका या आईपीएस कहा जाता है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक की तुलना में अधिक होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से सरल सूक्ष्मदर्शी की तरफ प्रकाश पुंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसकी खोज लोन एवं रस्का के द्वारा किया गया था। इसमें भी कम फोकस दूरी का 2 उत्तल लेंस लगा होता है। अभिदृश्यक के लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की तुलना में कम होती है। इस माइक्रोस्कोप में प्रकाश पुंज के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किसी सूक्ष्म वस्तु को 10,000 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है।
अगला है हमारा टेलीस्कोप, दूरबीन। दूरबीन की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, गैलीलियो दूरबीन, खगोलीय दूरबीन और परावर्तक दूरबीन। गैलीलियो दूरबीन के बारे में जानते हैं। गैलीलियो दूरबीन के द्वारा दूर स्थित वस्तु को देखने में मदद मिलती है। इसमें 2 उत्तल लेंस लगा होता है। वह लेंस जो आँख के पास होता है उसे नेत्रिका, और जो वस्तु की तरफ लगा होता है उसे अभिदृश्यक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन की खोज केपलर ने किया था। इस दूरबीन से अंतरिक्ष के वस्तु को देखने में मदद मिलती है। इसमें भी 2 उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसमें नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है, जबकि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। लास्ट हमारा है परावर्तक दूरबीन। इस दूरबीन में उत्तल लेंस के बदले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दूरबीन में दूर स्थित वस्तु को देखने में मदद मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा परावर्तक दूरबीन कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया है। यहाँ तो हमने पहले भी बताया गया है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। आज हम लोग जो है सो जाने हैं ऑप्टिक्स के बारे में, सारी जो है सो चीज़ें। ऑप्टिक्स से रिलेटेड सभी चीज़ जाननी है। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।